आज की वीडियो के हमारे टॉपिक्स हैं द क्राउन रूल। हम सबसे पहले जानेंगे क्राउन रूल क्या है। हमने पिछली वीडियो में द कंपनी रूल पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में कंपनी रूल के बाद क्या आता है, क्राउन रूल आता है। मतलब अब ज्यादातर पार्ट्स किसके पास हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। सो क्राउन रूल कब से कब तक है? क्राउन रूल है 1858 से लेकर 1947 के बीच में। तो ये जितने भी एक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं ये सारे क्राउन रूल का पार्ट है। देखो सबसे पहले क्राउन रूल के लिए फर्स्ट एक्ट कौन सा आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। देन तीन एक्ट आए अंडर इंडियन काउंसिल्स एक्ट। एक तो आया 1861, एक 1892, एक 1909। 1909 वाला इंडियन काउंसिल्स एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सारे एक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक एक्ट का मेन जो एलिमेंट है वो पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं द क्राउन रूल 1858 टू 1947। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं मार्क करवा देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, आपको सभी को ये चीज तो पता ही होगी कि बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857। 1857 में बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं और सिपोई म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको सबको पता होगा और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तभी उसके बाद क्राउन रूल एस्टैब्लिश किया गया इन प्लेस ऑफ द कंपनी रूल। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम सिपोई म्यूटनी जानते हैं, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेके आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आई। अगर आपसे पूछें गुड गवर्नमेंट एक्ट, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को ही बोलते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं अभी द क्राउन रूल। तो इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट एक्ट पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड। सारी की सारी पावर, सारी गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रेवेन्यूज सब किसको ट्रांसफर कर दिए गए, ब्रिटिश क्राउन को। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और जितने भी पावर्स थे, सब कुछ था, वो ट्रांसफर किसको कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को। अब क्या कहा जाने लगा कि जो इंडिया है वो कौन गवर्न कर रहा है, क्वीन गवर्न कर रही है। सो इंडिया टू बी गवर्न बाय द क्वीन, जिसकी वजह से हमने सारी पार्ट्स किसके पास चली गई, अभी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। इसी वजह से क्राउन, उसका क्राउन का पार्ट आ जाता है द क्राउन। ठीक है, अभी एक और चीज, इंडिया वालों को बेवकूफ बनाने का ब्रिटिशर्स कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ठीक है, अभी उन्होंने कहा, क्या कहा, अब आपको सुपरवाइज करने के लिए कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि अब आपके लिए है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। मेन उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया कि हम इंडिया वालों को ऐसे ही बेवकूफ बना देंगे। सो दे चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि रिवोल्ट 1857 की रिवोल्ट के बाद हुआ था। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट के बाद जो डेजिग्नेशन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, इसको चेंज करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। सो दिस वाज अंडर दिस एक्ट। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होएगा वॉइस रॉय ब्रिटिश क्राउन का और मेंबर भी होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले वाले एक्ट्स में ये भी बताया था कि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था, तो उस सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया गया, मतलब एक नई पोजीशन क्रिएट कर दी गई। वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो था ही, साथ में एक और पोजीशन जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भी क्रिएट कर दी गई। मतलब एक नया ऑफिस बनाया गया फॉर द सेक्रेटरी फॉर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अभी हम तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ, देखो आपको पता है कि पिछले वाले एक्ट में क्या हुआ, वॉइसरॉय की पोजीशन क्रिएट कर दी गई। तो इस एक्ट में क्या होता है कि जो वॉइसरॉय है उसको और भी ज्यादा पावर दे दी जाती है और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे आप अब अलग अलग मिनिस्ट्रीज देख रहे होंगे, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। वॉइस रॉय को पावर दी गई कि अभी वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। इसमें यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है दोबारा से लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को।
ठीक है। अभी लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एडिशनल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई, ठीक है। पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस दिया गया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। देन 1892 में भी यही हुआ कि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ फंक्शंस वगैरह सारे बढ़ा दिए गए, ठीक है। और इलेक्शन वर्ड जो अभी तक मतलब एक्ट में नहीं यूज हुआ, बट एक कंसेप्ट आया इलेक्शन का, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया नॉमिनेशन। सो नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट इस क्राउन एक्ट का आ जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसको आप मार्ले मिंटो रिफॉर्म से भी जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब ये इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो मिंटो थे वो थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इस वजह से इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। सो आपसे इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कौन से ईयर का है? सो दैट इज 1909 का है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें सबसे पहले तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट बना दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया फॉर द मुस्लिम्स। सो द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। सो यहाँ पे लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म स्टार्ट हुआ, और इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो हैं उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी के बेसिस पर इलेक्टोरेट स्टार्ट किया कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम वालों को ही वोट करेंगे, ठीक है। और इसमें इंडियंस को भी जोड़ा जाने लगा, इंडियंस की एसोसिएशन हुई विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, लाइक जो वाइसरॉयज हैं और गवर्नर्स हैं उनके साथ इंडियंस को एसोसिएट करना स्टार्ट किया गया। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो उसका आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हुआ कि मुस्लिम्स वर हैविंग नाउ अ सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मोंटेग्यू थे दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस टाइम पे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इसलिए इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है ये कौन से ईयर में आया? सो ये आया 1919 में, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। आया तो 1919 में, बट फोर्स में कब आया? 1921 में। एक्ट 1919 का है बट इट केम इनटू फोर्स इन 1921। अभी जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेपरेट कर दिए गए सब्जेक्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग सब्जेक्ट, प्रोविजनल के अलग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हम बोल सकते, सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को। फर्दर ये बोल दिया गया कि जो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स हैं वो दो पार्ट्स में होंगे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जैसे अभी हम देखते हैं हमारी अलग अलग लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वैसे वाला कंसेप्ट लाएगा, पर यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स बोले गए, एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स और एक बोला गया प्रोविजनल सब्जेक्ट्स। फर्दर जो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अभी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि वो एडमिनिस्टर करेगा गवर्नमेंट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल की, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ट्रांसफर वाले हैं रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट जो रिजर्व सब्जेक्ट है अंडर द पार्ट ऑफ प्रोविजनल सब्जेक्ट्स वो एडमिनिस्टर कर रहा है गवर्नर विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले तो जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं इसमें दो मेन हमेशा याद रखना कि जब भी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात होगी हम दो तरह के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि अलग अलग सेपरेट कर दिए गए सब्जेक्ट्स, सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए, और प्रोविजनल के दो सब्जेक्ट्स कर दिए गए ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया डायरकी का जिसको बोलते हैं डबल रूल, जो कि बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल रहा। और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जो हम अभी भी फॉलो करते हैं, दैट इज अपर हाउस को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब इसी में आया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में रिफॉर्म्स में, ठीक है।
उसके बाद एक 6 मेंबर्स की कमेटी भी बनाएगी, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और इसमें क्या किया, देखो हमने पिछले वाले में पढ़ा कि मुस्लिम्स के लिए अलग उन्होंने इलेक्टोरेट बना दिया। इसमें क्या किया, अभी वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, इन सभी के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। मतलब वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग इलेक्टोरेट्स बना रहे हैं। उसके बाद पहले तक कोई डायरेक्ट इलेक्शंस वगैरह कंसेप्ट नहीं होता था, अभी लिमिटेड लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स देते हैं और जो एजुकेटेड हैं, उनको इलेक्शंस में पार्ट लेने का मौका दिया गया। मतलब फ्रेंचाइज स्टार्ट हुआ टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। और आप देखो जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट वाज सेटअप इन 1926। और हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं, 1919 की बात करें तो इसी के आसपास, इसी एक्ट के बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप किया गया इन 1926। सो दिस वाज अबाउट द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें मेन हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के मुद्दे पे। और एक हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो इतने सारे एक्ट देख के डर नहीं जाना, जब हम बार बार सुनेंगे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो हम इजीली उसको राइट अप कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इफेक्ट में कब आया, 1937 में, पर 2 साल बाद ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में, ठीक है। 2 साल, जब एक्ट 1935 का है, 2 साल बाद ही इफेक्ट में आया और उसके 2 साल बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पिछले वाले एक्ट में मैंने आपको बताया कि जो डायरकी मतलब डबल रूल था वो बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल था, सो इसमें इसको अबॉलिश ही कर दिया गया, ठीक है। अभी पिछले वाले में हमने पढ़ा कि 2 तरह की लिस्ट थी, सेंट्रल और प्रोविजनल, पर इसमें क्या किया, 3 तरह की लिस्ट आ गई। एक तो थी फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए थी, जिसमें 59 आइटम्स थी। दूसरी थी प्रोविजनल लिस्ट जिसमें थी 54 आइटम्स। और एक लिस्ट बना दी गई कॉन्करेंट लिस्ट, जो हम अभी फॉलो करते हैं एक तरह से, जिसमें थी 36 आइटम्स। और अगर कोई आइटम ऐसी हो जाती है जो इन तीनों लिस्ट में फॉल नहीं करती, ना ही वो फेडरल का पार्ट है, ना ही प्रोविजनल का पार्ट है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, वो सारी रेजिडुअल पार्ट्स, मतलब जितनी भी वो बची कुची पार्ट्स हैं, वो किसको दे दी गई, वो वॉइस रॉय को दे दी गई। सो रेजिडुअल पावर वर गिवन टू द वॉइस रॉय। समझ आया। तो देखो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इसमें 3 लिस्ट आ गई। उसके बाद इन्होंने बोला, देखो हमने पिछली इस लिस्ट में पढ़ा था ना कि जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको 2 कैटेगरीज में होता है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। इसमें बोला गया कि क्यों ना हम जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दें। बट ये प्रोविजन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये एक बार विचार लाया गया था कि जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं रिजर्व और ट्रांसफर्ड में, पर इसको बाद में खारिज कर दिया गया। अभी 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस ऐसी थी जो जिसमें बाई कैमरल सिस्टम था। और इसमें क्या हमने पिछले वाले में जो सिक्स वगैरह थे या जो क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस थे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया था। बट जो नेक्स्ट एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें बोला कि क्यों ना डिप्रेस्ड क्लास, जो शेड्यूल कास्ट है, वुमेन है और लेबर वर्कर्स हैं, इनके लिए भी हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए, ठीक है। तो इसमें ये चीजें हैं। उसके बाद अभी पहले तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ही आया था, इसके बाद प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन का मुद्दा उठा और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आई बात। अब ये 1935 का एक्ट है, तो इसी के दौरान ही जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। और जो फ्रेंचाइजी मतलब जो वोटिंग पावर थी वो लिमिटेड लोगों को देते थे वो लोग, इसको भी एक्सटेंड करने की बात हुई। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक ये आ जाता है कि आपकी फेडरल कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुई, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1937। सो फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन 1937। इसमें आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट, फ्रेंचाइजी का एक्सटेंड होना, ये सारी चीजें आएंगी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इस वीडियो का, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इसके बाद हमें आजादी मिल जाती है और उसके बाद हमारा जो ब्रिटिश रूल है, इतने सालों का इतना संघर्ष हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें क्या होता है, February 20 1947 को जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम पे कौन होते हैं, क्लीमेंट एटले ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया में जून 30 1948 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। जून 30 1948 को खत्म हो जाएगा, इस एक्ट में ये बोला जाता है। ये क्यों होता है, इस एक्ट के बाद ही, तब इस अनाउंसमेंट के बाद ही जो मुस्लिम लीग है वो डिमांड करते हैं कि हमें पार्टीशन चाहिए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बना हुआ है।
सेपरेशन के बाद। सो जून 3 1947 को इसको माउंट बेटन जो होते हैं उस टाइम पे वॉइस रॉय, वो पार्टीशन प्लान लेके आते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, जिसको हम बोलते हैं माउंट बेटन प्लान। इसी से ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है। सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो माउंट बेटन प्लान है ये कब आया, 3 जून 1947 को आया। मतलब इसमें क्या हुआ, माउंट बेटन प्लान में क्या हुआ, इंडिया की पार्टीशन हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा एजिटेशन था बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग द पार्टीशन। सो 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और सवेरियन स्टेट बन जाता है। ठीक है, दो डोमिनियंस बन जाते हैं, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करे, इंडिया और पाकिस्तान। और जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट है इंडिपेंडेंस के बाद वो उनको रीअपील कर सकते हैं। इवन दिस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी वो रीअपील कर सकते हैं। सो दो डोमिनियंस बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, जैसे भी आपको करना है, ये सब बोल दिया गया, वैसे आप कर सकते हो। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको चॉइस दे दी गई, या तो आप डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लो, या आप डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। सो देखो इसमें हमने तीन टर्म्स पढ़ी, एक तो हो गया इंडिया, एक होगी पाकिस्तान, और एक होगी प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस है, या तो इंडिया ज्वाइन कर लें, या पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, या अपना इंडिपेंडेंट रहें। So this was about the India Independence Act 1947.